मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 और 10 के बारे में। धारा जो 9 है वो बात करती है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। व्हेन either the husband or the wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly। जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के सहचर्य से किसी युक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहत कर लिया हो, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री कर सकेगा। यानी कि धारा जो 9 है वो बात करती है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए। जबकि पति या पत्नी ने दोनों में से किसी ने भी अपने आप को, जो सहचार्य होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उससे बिना किसी युक्त कारण के, कोई रीजनेबल कोज नहीं है, बिना किसी युक्त कारण के अपने आप को अलग कर लिया है, यानी दूरी बना ली है और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नहीं बनती, तो जो व्यथित पक्षकार है, जो पीड़ित पक्षकार है, वो दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए, यानी उनको दोबारा रेस्टिट्यूशन करने के लिए, स्थापित करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी के द्वारा आवेदन कर सकता है। जब पति या पत्नी में से किसी भी एक व्यक्ति ने अपने आप को बिना किसी कारण के, बिना किसी वैलिड रीजन के सहचार्य से दूर कर लिया है दूसरे पक्षकार से, तो वहाँ पर जो दूसरा पक्षकार होता है वो अपने जो दाम्पत्य अधिकारों के पुनः प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी कर सकेगा। और वहाँ पर जो न्यायालय होता है वो ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के बारे में कि जो कथन उस अर्जी में एप्लीकेशन में किए गए हैं उनकी सत्यता की जांच करेगा कि ये जो कथन लिखे गए हैं वो सत्य हैं या नहीं हैं, क्या रीजनेबल कोज है एक दूसरे को सहचार्य से अलग करने का। अगर रीजनेबल कोज नहीं है और जो उस एप्लीकेशन में जो कथन कहे गए हैं उनकी सत्यता के बारे में जांच करेगा और उसके पास कोई आधार नहीं है, कोई वैलिड आधार नहीं है न्यायालय के पास में कि इस आवेदन को क्यों न खारिज किया जाए, तब अगर आधार है तो खारिज कर देगा और कोई आधार नहीं है तब वहाँ पर कोर्ट दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री कर देगा उस पीड़ित पक्षकार के पक्ष में, जिस पीड़ित पक्षकार ने अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना के लिए न्यायालय में आवेदन किया है। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पति और पत्नी में से, दोनों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपने आप को बिना किसी कारण के, जो दूसरे पक्षकार से सहचार्य से अपने आप को बिना किसी युक्त प्रतिहेतु के अलग कर लेता है, जबकि सामने वाला जो पक्षकार होता है वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन एक पार्टी अपने आप को उस दूसरे पक्षकार से अलग कर लेती है और उसको अपने दाम्पत्य अधिकारों से अलग कर लेती है, जिसके बाद जो पीड़ित पक्षकार है वो न्यायालय में अर्जी के द्वारा अपने दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए आवेदन कर सकता है। और न्यायालय ये देखता है कि जो कथन कहे गए हैं इस एप्लीकेशन में वो सत्य हैं और जो दूसरी पार्टी है उसने अपने आप को बिना किसी वैलिड रीजन के जो सहचार्य से पति पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उससे अलग कर लिया है, तब न्यायालय जो है उस एप्लीकेशन के कथनों की सत्यता के बारे में जांच करेगा और जांच करके, और उसको कोई ग्राउंड नज़र नहीं आता है कि क्यों खारिज करें इसको, तो फिर वहाँ पर वो उस एप्लीकेशन को इंटरटेन करेगा कोर्ट और उस एप्लीकेशन के आधार पर दूसरे पक्षकार को दाम्पत्य अधिकारों का जो प्रत्यास्थापना की डिक्री पारित करेगा
जिससे कि उसको रिलीफ मिल सके पीड़ित पक्षकार को। अब एक्सप्लेनेशन है, वेयर ए क्वेश्चन अराइज वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉवल फ्रॉम द सोसाइटी, द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबल एक्सक्यूज सेल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या जो फिजिकल रिलेशनशिप है सहचार्य के जो प्रत्याहरण के लिए युक्त प्रतिहेतु है, क्या एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार या पति या पत्नी ने जिसने अपने आप को सहचार्य से अलग किया है, क्या उसके पास में रीजनेबल ग्राउंड है, रीजनेबल उसके पास में कोई रीजन है कि अपने आप को सहचार्य से अलग करने का। वहाँ युक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने सहचार्य से प्रत्याहरण कर लिया है। यानी जब कोर्ट में ये एप्लीकेशन दायर होती है तब वहाँ पर एक व्यक्ति जो ये बोलता है जिसने कि अपने आप को सहचार्य से अलग किया है, तो ये साबित करने का भार कि उसने सहचार्य से अपने आप को अलग क्यों किया, क्या वैलिड रीज़न थे। अगर वो बात करता है कि नहीं मेरे पास वैलिड रीज़न है इसलिए मैंने अपने आप को सहचार्य से अलग किया है, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि क्या युक्त प्रतिहेतु था, क्या वैलिड रीज़न था जिसकी वजह से आपने सहचार्य को अपने आप को अलग कर लिया है। अगर वो वैलिड रीज़न नहीं बता पाता है तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जो डिक्री होती है वो पारित कर देगा। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने अपने आप को सहचार्य से अलग किया है उसके ऊपर ये सबूत का भार होगा कि वो ये साबित करे कि उसने युक्त प्रतिहेतु के तहत ही अपने आप को सहचार्य से अलग किया है। अब हम धारा 9 के बाद में धारा 10 के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 10 बात करती है जुडिशियल सेपरेशन की, न्यायिक पृथक्करण की। विवाह का कोई पक्षकार चाहे वो विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो। ये जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, या तो कोई विवाह इससे पूर्व हुआ हो या इसके बाद में हुआ है। धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, यानी जो धारा 13 है उसकी उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर भी जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती थी। यानी जो धारा 13 है वो विवाह विच्छेद के ग्राउंड्स के बारे में बताती है, और धारा 13 की जो उपधारा 1 है उसके अंतर्गत भी ग्राउंड्स दिए गए हैं। अवैध जैसे कि एडल्ट्री का ग्राउंड दिया गया है। उपधारा 1 धारा 13 की उपधारा 1 का जो क्लोज फर्स्ट है उसमें एडल्ट्री है ग्राउंड। तलाक का आधार दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए, क्योंकि धारा जो 13 है 13 की जो उपधारा 1 है उसमें दोनों को कॉमन ग्राउंड है, पति व पत्नी को तलाक विवाह विच्छेद कराने के लिए, डाइवोर्स के लिए। और जो धारा 13 की उपधारा 2 है उसमें विवाह विच्छेद के लिए जो ग्राउंड दिए गए हैं वो पत्नी को दिए गए हैं स्पेशल रूप से। तो धारा 13 की उपधारा 1 के अंदर जो ग्राउंड है वो क्लोज 1 के अंदर एडल्ट्री का ग्राउंड है, क्लोज 1A के अंदर क्रूएल्टी का ग्राउंड है, और क्लोज 1B के अंतर्गत जो दिए गए हैं वो डिजर्शन का ग्राउंड है। और भी इसके अंदर कई ग्राउंड दिए गए हैं जो कि पति पत्नी दोनों के लिए हैं। तो विवाह का कोई पक्षकार चाहे वो विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किन्हीं आधार पर, उपधारा 1 में जो ग्राउंड दिए गए हैं वो पति पत्नी दोनों के लिए दिए गए हैं, वो दोनों न्यायालय में डाइवोर्स के लिए इन आधारों पर अप्लाई कर सकते हैं। और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, जो उपधारा 2 है 2 के अंतर्गत जो ग्राउंड दिए गए हैं धारा 13 की वो पत्नी को दिए गए हैं डाइवोर्स के, उन आधारों पर पत्नी कोर्ट में अपने डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकती हैं। जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। यानी कोई भी जो पक्षकार है, जो पीड़ित पक्षकार है, वो धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर या धारा 13 की उपधारा 2 में जो आधार बताए गए हैं उनके आधार पर विवाह विच्छेद की, जिन पर की विवाह विच्छेद की डिग्री पेश की जा सकती थी, जो कि विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स पर विवाह विच्छेद की डिग्री के आवेदन के बजाय न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए प्रार्थना
करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। यानी उन्हीं आधार पर वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री प्राप्त करने के लिए जो है वो पिटीशन दायर कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यानी पति हो या पत्नी हो। अब विवाह विच्छेद न्यायिक सेपरेशन क्या है? विवाह संबंध को समाप्त किए बिना ही दोनों पक्षकारों को अलग अलग रहने के लिए कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश जुडिशियल सेपरेशन होता है। यानी जुडिशियल विवाह विच्छेद होता है, उसमें तो पति पत्नी का कोई रिलेशनशिप बाकी नहीं होती, उनका डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन न्यायिक पृथक्करण के अंदर क्या होता है कि विवाह संबंध को समाप्त किए बिना, यानी यहाँ पर डाइवोर्स नहीं होता, लेकिन विवाह संबंध को समाप्त किए बिना ही दोनों पक्षकारों को अलग अलग रहने के लिए कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो जुडिशियल सेपरेशन कहलाता है। और अगर दोनों पार्टी वापस साथ रहने लग जाते हैं तो जुडिशियल सेपरेशन की जो डिग्री होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है यहाँ पर। जबकि डाइवोर्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर एक बार डाइवोर्स हो गया तो वो दोनों फिर आपस में वापस साथ नहीं रह सकते लीगल तौर पे। अब जो न्यायिक पृथक्करण है इसकी जो उपधारा 2 है वो बात करती है, जहाँ की न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो गई हो वहाँ अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता न होगी कि वो प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे। जब पति या पत्नी को न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त हो गई है तो उसके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं रहेगा कि वो सामने वाली जो दूसरा पक्षकार है उसके साथ वो सहवास करे, फिजिकल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करें। किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर, दोनों पक्षकारों में से कोई भी अगर आवेदन कर देता है तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय, दोनों पक्षकार में से कोई भी कोर्ट में आवेदन कर सकता है और उस आवेदन के कथन जो हैं उनकी सत्यता के बारे में न्यायालय का समाधान हो जाता है अगर कि यदि वह ऐसा करना न्याय संगत और युक्त समझे। कोर्ट को ऐसा लगता है कथनों की और मामले की तथ्यों की जांच करने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा करना न्याय संगत और युक्त लगता है तो वो जो न्यायिक पृथक्करण की जो डिग्री थी उसको विखंडित भी कर सकता है। ये धारा 10 की उपधारा 2 में बताया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हमने चर्चा की है धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन तथा धारा 10 न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के बारे में। धन्यवाद।